सुधा मेरी रूममेट थी। वो सीनियर क्लासेस को पढ़ाती थी और मैं प्राइमरी क्लासेस को। उम्र में वो मुझसे 4-5 साल बड़ी थी, फिर भी हम दोनों में गहरी बनती थी। एक साथ बोलते बतियाते दोस्ती निभाते हुए कब आधी रात ढल जाती पता ही नहीं चलता था। सुधा गरीब घर से थी, हमेशा स्कॉलरशिप लेकर ही पढ़ती आई थी। परिवार में एक छोटा भाई राहुल और माँ के अलावा दूसरा कोई नहीं था। राहुल को इसी साल इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला था। सुधा हर महीने अपनी ज़रूरतों पर अंकुश लगाकर भाई को पैसे भेजा करती थी। सुधा के जीवन में नीरज नाम का एक युवक भी था। लंबा, बांका, आंखें हरदम जीने की उमंग से चमकती मचलती हुई सी। दोनों बचपन से ही एक साथ गरीबी के अंधेरों से गुजरते हुए बड़े हुए थे। फिर एक हादसे में नीरज ने अपने माता पिता को खो दिया। ऐसा कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था जो नीरज का दायित्व अपने ऊपर ले लेता। ऐसे में उसके एक करीबी परिचित सेठ जी ने उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर वायुसेना में पायलट बनने तक की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली थी। नीरज कभी कभी अपना एयरक्राफ्ट स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर ले आता और फिर बड़ी कुशल उड़ान की तरह शोर मचाता पूरी वादी को गुजाता हुआ पल भर में नीले काले पहाड़ों की सीमा लांघ जाता। कभी कभार वो सुधा से मिलने हॉस्टल भी आ जाता था और फिर दोनों हॉस्टल से बाहर निकल जाते थे। वापस लौटकर सुधा गुनगुनाती हुई बाथरूम में घुस जाती और फिर जब फ्रेश होकर बाहर निकलती तो अपने बाल छितराकर कहती, कितना मुश्किल है इस धुंध से निकलना। कपड़े बाल सब सीलन से भरकर चिपकने लगते हैं। कहीं नीरज भी तो मैं चुटकी लेती तो वो रूठ जाती, मैं उसे और चिढ़ाती। ऐसा मैंने क्या कह दिया, नीरज के साथ अकेली ही घूमती रहती है। एक बार हमसे मिलवा तो देती और फिर हम दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस देती। इस बीच मेरी भी शादी तय हो गई। विनोद से इकलौते बेटे थे, इसलिए परिवार में सब के लाडले भी थे। नवंबर में स्कूल बंद हुए तो सुधा से मैंने शादी में आने का वादा लिया और उसने शादी से ठीक एक सप्ताह पहले ही बनारस पहुंचकर अपना वादा निभाया भी था। माँ को रिश्तेदार दी औरतों की मिनमेक और सलाह मशवरा से ज़्यादा सुधा पर विश्वास था, इसलिए उसके पहुंचते ही उन्होंने शॉपिंग, टेलरिंग, पार्लर आदि का जिम्मा पूरी तरह सुधा पर ही डाल दिया। विदाई की बेला में ऐसा लगा जैसे किसी सहेली का नहीं बल्कि एक बहन का साथ छूट रहा हो। फिर भी स्नेह का बंधन तो अटूट होता है। शादी के बाद भी सुधा के मेल, व्हाट्सएप और मैसेजेस नियमित रूप से आते रहते थे। एक तरफ संयुक्त परिवार, दूसरे विनोद का क्रोधी स्वभाव। मुझ में भी इतना पैसेंस कहाँ था कि काम के साथ साथ उनकी झल्लाहट भी बर्दाश्त करूँ। कब भरी पूरी ससुराल में मान मंडप का अवसर ही नहीं मिलता था। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता तो मैं रूठ कर मायके चली आती थी। एक बार इसी तरह रूठ कर गर्मियों में मैं बनारस आई हुई थी भैया भाभी के साथ गर्मियाँ बिताने के लिए कुछ दिन गुवाहाटी घूमकर आने का प्रोग्राम बन गया। एक तरफ सुधा से मिलने की उम्मीद, दूसरी तरफ विनोद को कुछ दिन और तरपाने की आकांक्षा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि सुधा वहीं हॉस्टल में ही होगी, क्योंकि इतना तो तय था कि अगर उसकी शादी हुई होती तो कार्ड मेरे पास जरूर आता। आशा के अनुरूप सुधा वहीं हॉस्टल में ही थी। मिलते ही अतीत की यादों के पिटारे सिलसिले से खुलने लगे। मैंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में पूछ लिया, तेरा स्वीट हार्ट घूम फिर कर ही टाइम पास करता रहेगा या शादी के बारे में भी सोचेगा बस इस साल के अंत तक ही। कहते हुए उसका सिंदूरी रंग लाल लज्जा से लाल हो गया था। प्रश्नों का रुख अब मेरी जिंदगी की तरफ मुड़ने लगा था। वो एक ही भेंट में मेरी ससुराल के हर सदस्य के बारे में जान लेने के लिए उत्सुक थी। मैं भी उसके हर प्रश्न का उत्तर देती जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने विनोद का नाम लिया मन का सहला सा हो गया। चिढ़ कर बोली, मैं वो चिक चिक वाला नर्क छोड़कर आई हूँ, अब वापस नहीं जाने वाली। मेरे असंतुष्ट मन में भर भरा कर अपना गुब्बार निकाला तो वो बड़ी बूढ़ी की तरह मुझे नसीहतें देने लगी, क्या पागलों जैसी बातें कर रही है। 7 फेरों का बंधन भला ऐसे कभी टूटता है। विनोद के साथ ज़्यादा समय बिताया कर, तभी आपसी मनमुटाव दूर होंगे। घर के काम से फुर्सत मिलेगी तब ना। बस ये समझ ले, नौकरानी बनकर रह गई हूँ मैं। तू खुद को उनके घर की नौकरानी का दर्जा दे रही है, पर वो बेचारा भी तो तेरे ही प्यार का गुलाम है। सुधा ने मुझे समझाना चाहा, लेकिन मैंने इस विषय को अपनी तरफ से ही रोक लगा दिया था। 2 महीने का समय यूं ही बीत गया। नवब्याहता भैया भाभी अपनी दुनिया में ही मगन थे। दिन में ही दोनों की छेड़छाड़ चलती रहती। रात में उनके बेडरूम से भाभी की चूड़ियों की खनक और भैया के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई देती तो हृदय पर नाक से लौटने लगते। समय काटे नहीं करता था। एक शाम सूरज पेड़ों के पीछे छिपता हुआ ढलान
उतर रहा था कि अपना लैपटॉप बैग हाथ में उठाए धीमे कदमों से बंगले की तरफ आते हुए विनोद दिखाई दिए। न कोई फ़ोन न मैसेज, अचानक कैसे? ऐसे लगा कि अपना पूरा गुस्सा भूलकर विनोद से गले लग जाऊं। फिर सोचा थोड़ी नाराज़गी जतलाना भी जायज़ होगा, लेकिन विनोद कहाँ रुक पाए थे। हुलक कर उन्होंने मुझे अपनी बाहों में कैद कर लिया था। अब याद आई आपको हमारी? उनकी बाहों से अलग होकर मैंने तिनक गुस्से से पूछा, तो उन्होंने मुझे और भी कसकर भींच लिया था। बोले, कुछ खिलवाओगी पिलवाओगी या अपनी नाराज़गी ही दिखलाती रहोगी? एयर कंडीशन टैक्सी में बैठे बैठे भी हड्डियों के जोड़ तक हिल गए हैं। मुझे खुद पर अभिमान हो रहा था कि मैंने तो एक बार भी न फ़ोन मिलाया न ही मैसेज किया, फिर भी आए न दौड़कर। विनोद कह रहे थे, सच मानो तुम्हारे बिना हर घर काटने को दौड़ रहा था। सभी तुम्हें याद करते हैं। छोड़ो भी, अगर मेरी इतनी ही परवाह होती ना तो मुझे तो तुम्हें तो मुझे घर से बाहर जाने ही न देते। मैंने तुनक कर कहा था। तुम भी तो उस समय बुरी तरह रूठी हुई थी, तो अब तुम्हें मेरा ध्यान कैसे आ गया? मैंने विनोद को छेड़ा था। वो जो तुम्हारी रूममेट सहेली है ना सुधा, उसी ने फ़ोन करके मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। वैसे मैं भी तो तुमसे मिलने का बहाना ढूंढ ही रहा था। विनोद ने अपने मन की बात कही। उस दिन मेरी नज़र में सुधा के लिए प्यार और इज्जत पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। अपनी समझदारी से उसने हमारी गृहस्थी की ढहती दीवारों को गिरने से बचा लिया था। अगले सप्ताह मैं विनोद के साथ लौट आई थी। 2 साल बीत गए। सुधा की शादी के विषय में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा था। सुधा में न पहले वाली रंगत दिखाई देती, न ही कुंवारे सपनों की महक। कभी नीरज की बात निकलती भी तो उससे यही निष्कर्ष निकलता था कि जिन सेठ जी ने उसे पाला था, उनकी हार्ट अटैक में मृत्यु हो गई थी। मृत्युशैया पर उन्होंने नीरज से वचन लिया था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी बदसूरत बेटी और फैक्ट्री को नीरज ही संभालेगा। मौत के मुंह में जाते व्यक्ति का आग्रह वो ठुकरा सके, इतना पत्थर दिल इंसान नीरज नहीं था। नीरज तो फैक्ट्री का मालिक बन बैठा। न जाने कितने घर उसकी फैक्ट्री की बनी ट्यूबलाइटों और बल्बों की रोशनी से रोशन हो गए। पर तुझे क्या मिला? खासा तगड़ा दहेज देकर क्या नीरज सेठ जी की बेटी की शादी किसी से करवा नहीं सकता था? मैं गुस्से में लगभग खींच उठी थी। फर्ज और प्रेम के दो पार्टों में पिसता नीरज को मैंने ही मुक्त किया था। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वो उपकारी के उपकार को कभी न भूले, बल्कि उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार कर दे। आखिर मरण साथ इंसान को दिए गए वचनों का भी तो कुछ मूल्य होता है। सुधा ने नीरज का ही पक्ष लिया था। फिर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ था। एक नीरज ही तो रह गया था वचन निभाने के लिए। जब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो तू क्यों इतना उबाल खा रही है? सुधा मुझ पर ही झल्ला पड़ी। तो फिर तेरी आंख में ये आंसू क्यों? सुधा के जीवन में अब नीरज वाला अध्याय समाप्त हो चुका था। मैंने और विनोद ने कितनी कोशिश की उसकी शादी के लिए, पर प्रेम के जिस पौधे को वो आज तक सींचती आई थी, उसे समूल अ, उखाड़ फेंकना शायद उसके वश में नहीं था। फिर उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। इंजीनियर भाई भी अपनी पसंद की लड़की से विवाह करके अमेरिका जाकर सेटल हो गया। सुधा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। बालों में सफ़ेदी और चेहरे पर उम्र के निशान उभरने लगे थे, पर हमने अभी भी कोशिश नहीं छोड़ी थी। हमारे सिवाय उसका इस दुनिया में था ही कौन? उन्हीं दिनों विनोद का मित्र मोहन ट्रांसफ़र होकर बनारस आया। साधारण परिवार का एक नौकरीशुदा लड़का था मोहन। सारी उम्र उसने अपनी भाई बहनों और घर गृहस्थी की देखभाल में ही बिता दी थी। जिंदगी के इस मुकाम पर वो एक अधिक उम्र की सुलझे विचारों वाली पत्नी चाहता था। हमने उसे सुधा की फ़ोटो दिखाई। मना करने का तो सवाल ही कहाँ था। हम चाहते थे दोनों मिलकर एक दूसरे को अच्छी तरह से जान ले पहचान ले। हम लोग कार लेकर गुवाहाटी के लिए निकल पड़े, यह निश्चित करके कि इस बार जैसे भी हो सुधा को मनाना ही है। लेकिन वहाँ एक और आश्चर्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसे में मोहन का परिचय बेकार था। दूसरे दिन मैंने उसे पकड़ा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? पंछी भी शाम ढले घरों को वापस लौटते हैं। तू क्या सारी उम्र इसी हॉस्टल में बिता देगी? अब मैं अकेली कहाँ
अब मैं अकेली कहाँ हूँ। देख, मेरा बेटा आदि है मेरे साथ। पागल हुई है क्या? पराए बेटे को अपना बेटा कह रही है। अब ये मेरा ही बेटा है। वो गंभीर हो उठी थी, बोली, बिजनेस के दाव पेच से पूरी तरह से अनजान फाइटर पायलट नीरज फैक्ट्री नहीं चला सका। घर चलाने और कर्जा चुकाने में जब सेठ की पूरी जमा पूंजी खत्म होने लगी तो नीरज शराब पीने लगा था। हर दिन पति पत्नी में झगड़ा होता। उसकी पत्नी मेरा नाम लेकर नीरज को कोसती। इसी लड़ाई झगड़े में आदि मेरे विषय में जान गया। एक सड़क दुर्घटना में नीरज की मृत्यु हो गई। पत्नी पागल खाने में भर्ती कर दी गई क्योंकि उसे अब दौरे पड़ने लगे थे। अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेता? रिश्तेदार भी पल्ला झाड़ गए थे। उसी समय आदि को मैं अपने पास ले आई थी। मैं हैरानी से सुधा की कहानी सुन रही थी। सुधा गर्व से बता रही थी, सीनियर सेकेंडरी में आदि ने पूरे स्टेट में टॉप किया है। आगे मेडिकल में जाने का इसका विचार है और उसकी पढ़ाई का खर्चा तू देगी। मेरे सिवाय इसका है ही कौन? तुझे कभी समझ में भी आएगा? तूने भाई को पढ़ा लिखा कर उसका करियर बनाया, क्या मिला? पलटकर उसने कभी एक बार भी तेरी तरफ देखा भी कि बहन जिंदा है या फिर मर गई? मैं बड़बड़ाते हुए उसको सचेत करने की कोशिश करने लगी थी। मोहन बाबू से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना, मैं मजबूर हूँ। मैं पैर पटकती हुई वापस लौट गई थी। मूड बुरी तरह से उखड़ा हुआ था। विनोद कार चला रहे थे। मैं मोहन को सुना रही थी। कुछ कमबख्त होते ही ऐसे हैं, अपना शोषण हर समय करवाने को तैयार, चाहे सारी दुनिया उन्हें रौंद कर निकल जाए लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। मोहन ने मेरे गुस्से पर पानी डाला। छोड़िए भी भाभी जी, इसी का नाम तो प्यार है जो अच्छे भले को अंधा कर दे। और उस प्यार का क्या भला? देखूं शायद कभी आपकी सहेली को जीत पाऊं। गहरी सांस लेकर मोहन ने कहा तो मैं अपना गुस्सा भूलकर आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी।